So am I audible? Yes, sir. Okay. So हम लोगों ने कल क्लास में डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में देखा था। स्टार्ट करा था हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोगों ने डिवाइड करा था एक्टिव कंपोनेंट्स और फिर पैसिव कंपोनेंट्स में, यहाँ से। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था कि पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लिया था कि क्या क्या होते हैं और कैसे इनको डिफाइन करा जाता है। ठीक है। तो रेजिस्टर क्या ऑफर करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिसका यूनिट ओम होता है। कैपेसिटर क्या ऑफर करता है? कैपेसिटेंस ऑफर करता है जिसका यूनिट फैरड होता है। और इंडक्टर क्या ऑफर करता है? इंडक्टेंस ऑफर करता है और इसका यूनिट हेनरी होता है। ठीक है। तो ओम, फैरड और हेनरी इनके यूनिट्स होते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग ना इस कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। हम लोग ने देखा कि क्या क्या इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने देखा था कि जो रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टर अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है ना। रेजिस्टर क्या करता है? अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। और कोई भी रेजिस्टेंस निकालना है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकालना है, तो इस फॉर्मूले से R इक्वल्स टू रो एल बाई ए फॉर्मूले से, ये जो आपका फॉर्मूला है इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है? जो भी आपका मटेरियल है उसका लेंथ पे। ठीक है। लेंथ के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। और रो जो होता है, रो है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हमको कोई सर्किट है और उससे कोई कंपोनेंट कनेक्ट है, सपोज कर रेजिस्टेंस कनेक्ट है, अगर वो रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस है, मेरे को पता नहीं है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू, देन वी कैन आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय द ओम्स लॉ। हम क्या करेंगे? सिंपली हम उसको एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ देंगे। वोल्टेज सोर्स का मतलब एक बैटरी लगा देंगे वहां पे। ठीक है। एक बैटरी हमने लगा दिया। अब क्या होगा? उस बैटरी की वजह से उस रेजिस्टेंस में एक करंट फ्लो होगा। ठीक है। अब जितना करंट फ्लो होगा ना, उसको हम लोग बैटरी की तो वैल्यू हमको पता रहेगी कितने वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है, और जितना करंट फ्लो होगा ना उसको हम लोग क्या करेंगे? मेजर कर लेंगे। किससे मेजर करते हैं करंट को? अमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है ना। करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं हम लोग, अमीटर यूज करते हैं। ठीक है। तो अमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम करंट मेजर करते हैं। ऐसे वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम वोल्टेज मेजर करते हैं। ठीक है। अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। जहां पे भी आपको करंट मेजर करना होगा तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। अभी बताएंगे सीरीज और पैरेलल क्या होता है। ठीक है। ओके। तो ये हमने देखा था कि यहाँ से अगर हमको करंट पता चल गया तो हम क्या करेंगे? सिंपली वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट अगर कर देंगे तो उससे हमको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है। वेट। ओके। तो ये हमने देखा था, ये तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी थी। ऐसे ही हमने कैपेसिटेंस का देखा था। जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर क्या ऑफर करता है? कैपेसिटेंस ऑफर करता है। कैपेसिटर का काम होता है? वो चार्ज या फिर करंट को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि जो कैपेसिटर जो स्टोर करता है चार्ज या फिर करंट, इसको किसके फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है। और मैंने देखा, मतलब हम लोगों ने देखा था कि दो आप कंडक्टिंग प्लेट्स अगर लेते हो, जैसे एक प्लेट है आपका, सपोज करा कि एक प्लेट ए है और ये दूसरा प्लेट है। ठीक है। ये आपके दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। ठीक है। अब दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, मतलब कोई कंडक्टर का मिलके बना होगा ये। तो दो कंडक्टिंग प्लेट्स को अगर किसी डिस्टेंस से आप सेपरेट करते हो और उन दो प्लेट्स को किसी बैटरी से जोड़ देते हो तो ऑटोमेटिकली वो कैसा बिहेव करने लगता है? कैपेसिटर जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है। तो मैं पूछूं उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाई डी। एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। जो भी इन बिटवीन आप रखोगे, दोनों प्लेट्स के बीच में जो कुछ भी रखोगे, सपोज करा कि आपने कुछ भी नहीं रखा, तो कुछ भी नहीं रखा तो एयर होगा उनके बीच में। तो एयर अगर होगा तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी वो होती है नॉर्मली एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो जब एयर होगा तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपली एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है। तो ये इसके बारे में हम लोग देखेंगे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। ठीक है। तो ये हमारा कैपेसिटेंस निकालने का तरीका है, कैसे हम कैपेसिटेंस निकालेंगे।
हमने ये भी देखा जो चार्ज होता है ना, मैंने क्या बोला कि कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। और चार्ज जो स्टोर होगा ना वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो भी आप उसके अक्रॉस, उस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किए रहोगे ना उसके प्रोपोर्शनल होता है चार्ज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को आप इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा C टाइम्स V। C जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा कि अगर हम चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दें, चार्ज को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर दें तो हमको करंट मिल जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर में करंट वोल्टेज का रिलेशनशिप क्या होता है, जो करंट होता है ना वो C टाइम्स dV अपॉन dt। dV अपॉन dt का मतलब क्या है कि चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dV अपॉन dt क्या इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका जो करंट होता है ना, करंट जो कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, C टाइम्स चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हमने एक और चीज देखा था इसमें कि जो कैपेसिटर, जैसे हम रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। वैसे कैपेसिटर भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, जो कैपेसिटर होता है वो एक आई वुड से कि इमेजिनरी रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और उस इमेजिनरी रेजिस्टेंस को हम लोग इंपीडेंस बोलते हैं, रादर देन की रेजिस्टेंस हम बोले उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि जो डी बाई डी टी है, इस ऑपरेटर को हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, सिंपली जे ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो आप जे ओमेगा से रिप्लेस करोगे तो बी अपॉन आई का जो रेशियो है, जैसे आपका रेजिस्टेंस में बी अपॉन आई का रेशियो क्या था, आर था, ऐसे ही इस केस में वी अपॉन आई का जो रेशियो होगा वो आपका इंपेडेंस हो जाएगा, दैट इज जेड। ठीक है, तो कैपेसिटर के केस में जो इंपेडेंस होता है जेड सी, जेड ऑफ सी का मतलब क्या है, इंपेडेंस ऑफ कैपेसिटर, वो क्या होता है 1 अपॉन जे ओमेगा सी। ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, जिसको हम लिखते हैं 2 पाई एफ। एफ जो होगा वो हर्ट्ज में होगा। ठीक है, तो ये हमने कैपेसिटर के केस में देखा था। ऐसे ही हम देखेंगे इंडक्टर। इंडक्टर भी क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। जैसे कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है वैसे इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज इसमें कैपेसिटर में आप ऐड कर सकते हो, जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है ना वो सिंपली होता है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, मैं पूछूं कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर में, तो उसका एक फॉर्मूला है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। एनर्जी, ये आप फॉर्मूला कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट अभी के लिए आप मतलब इसको डिराइव भी कर सकते हो, बट अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। सी क्या है, कैपेसिटेंस है, और वी है आपका वोल्टेज है क्रॉस इट, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज जो होगा। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे सपोज करो 5 वोल्ट है। ठीक है, तो वो आपका वी हो जाएगा। ठीक है, और सी जो है, सी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है, सपोज करा कि ये जैसे नॉर्मली जो कैपेसिटेंस होते हैं उनको माइक्रो फैरड, ठीक है, पिको फैरड, नैनो फैरड, इनमें रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर जो कैपेसिटर करता है वो कितना करता है, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सी क्या है, कैपेसिटेंस, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, और वी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इट। ओके, ऐसे ही आपका इंडक्टर होता है। इंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। किसके फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। जो कैपेसिटर था वो किसके फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो इंडक्टर होता है वो क्या ऑफर करता है, इंडक्टेंस ऑफर करता है। तो हमने क्या बोला था, कैसे इंडक्टर कैसे बनाते हैं हम, कोई भी अगर एक वायर ले लो और वायर वायर को एक क्वाइल बना दो। क्वाइल इन द सेंस कि वायर को सपोज करो ऐसे रोटेट कर दो, घुमा दो ऐसे, एक वायर वायर को लेकर ऐसे कर्ली कर दो उसको, तो आपका इंडक्टर वो बन जाएगा। ठीक है, अब जो जो इंडक्टेंस वो ऑफर करेगा वो किसके, देखो वो क्या होता है ना कि एन स्क्वायर, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी बार उसको आपने घुमाया है। ठीक है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जो एल होता है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और किसके, जो एरिया है, एरिया जो आपने, हाँ जो टर्निंग करा हो, करे हो आप, जैसे मान लो कि ऐसे आपने टर्निंग करा है तो कितना एरिया कवर कर रहा है उस एरिया का प्रोपोर्शनल होता है। ओके, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आपको ये सारा चीज ध्यान में रखना है। ओके, मतलब मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा तो इंडक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करूं तो इंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा।
बढ़ेगा। ओके, और मैं लेंथ को अगर इंक्रीज करूँ तो? घटेगा। घटेगा। हाँ, तो आप इससे समझ जा रहे होगे कि अगर हमको इंडक्टेंस, ज्यादा इंडक्टेंस की वैल्यू चाहिए तो हमको क्या करना होगा, लेंथ को क्या करना है, डिक्रीज करना है। लेकिन कम। उसके साथ साथ क्या हमको करना है, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करना है। मतलब क्या है ना कि कम लेंथ में ना बहुत सारे टर्न्स हो, ऐसे 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 करके इसमें बहुत, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा, लेकिन लेंथ ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो अगेन फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, तो ज्यादा इंडक्टेंस वैल्यू अगर ये करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम लेंथ में ही नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो आपके, देन ओनली यू कैन गेट अ हायर वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। ओके, तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। ओके, अब जो होता है ना इंडक्टेंस में ना, आप में भी फ्लक्स वगैरह से अवेयर होगे। ठीक है, जैसे हम लोग उसमें पढ़ रहे थे चार्ज, ठीक है ना, तो वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट्स में हम बात करें ना, एक फ्लक्स फ्लक्स की बात की जाती है। इलेक्ट्रिकल चार्ज जैसे होता है आपका इलेक्ट्रिक, जहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस का हम लोग वो करते हैं। यहाँ पे हम लोग ना फ्लक्स की बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, वेट, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं फाई से। और एक किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो करंट फ्लो होती है उस कॉइल के, उसके प्रोपोर्शनल होता है इसमें। आपको याद होगा कैपेसिटर के केस में क्या था, जो आपका क्यू था, क्यू किसके प्रोपोर्शनल था, वी के प्रोपोर्शनल था। मतलब जो चार्ज स्टोर कर रहा था वो किसके प्रोपोर्शनल था, इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्टोर करता था कैपेसिटर, वो किसके प्रोपोर्शनल था, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स वो स्टोर करता है। फ्लक्स जैसे मैग्नेटिक सर्किट में चार्ज, अगर आप चार्ज बोलोगे ना तो वो फ्लक्स होता है एक्चुअल में। तो जो फ्लक्स स्टोर होगा ना, जो भी आपका कॉइल है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना करंट उसमें फ्लो हो रही है, मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगी उतना ही ज्यादा फ्लक्स उसमें स्टोर होगा। ओके, तो फाई इक्वल्स टू, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। और इसको आप अगर प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक करते हो, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो, तो ये कांस्टेंट आ जाता है एल, और आई, एल यहाँ पे क्या है, इंडक्टेंस है। तो ये वाला फॉर्मूला है एक्चुअल में। ठीक है, फाई इक्वल्स टू एल आई। ठीक है, अब क्या करोगे, अब अगर आप इस फाई को डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर ये फाई विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है ना, तो आपको याद होगा मे बी डी फाई अपॉन डी टी, या फिर आपको याद होगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये क्या इंडिकेट करता है, ये ना आपका वोल्टेज इंडिकेट करता है। ठीक है, वही आपका वोल्टेज है। ठीक है, तो यहां से ये आया हुआ है। इसको बाद में हम लोग देखेंगे, आप लोग इसको इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ोगे, हम थोड़ा सा आपको बस ब्रीफ में बता दे रहे हैं। राइट, तो ये जो इंडक्टर होता है वो किस चीज को स्टोर करता है, मैग्नेटिक मतलब एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जो कैपेसिटर था वो कैसे क्या करता था स्टोर, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता था, सॉरी मतलब चार्ज को स्टोर करता था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब एक चीज देखो, जैसे हमारा कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता था वो होता था हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, ऐसे इसमें जो एनर्जी होता है आपका स्टोर, इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा आपका वो होता है हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो एनर्जी होगा स्टोर, ठीक है, इसमें एनर्जी जो स्टोर होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। आप एक चीज समझ पा रहे होगे, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होता है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होता है आपका कैपेसिटर से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होता है कैपेसिटर से। और अगर मैं या फिर एक चीज देखो, वेट, यहाँ पे हमने जो एनर्जी लिखा था वो क्या लिखा है, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर लिखा है। तो जब भी हम बात करेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड में ना वी टर्म आएगा, आपको वोल्टेज वाला टर्म आएगा। ठीक है, देखो ये वोल्टेज वाला टर्म, ये किसके लिए हमने लिखा था, कैपेसिटर के लिए लिखा था। तो कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है। तो जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, वहां पे वोल्टेज का टर्म आएगा। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि देखो इंडक्टर क्या स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जहां पे आएगा ना, वहां पे करंट आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो जहां पे वोल्टेज आएगा, वोल्टेज कहाँ पे आएगा आपका, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या आएगा आपका, वहां पे करंट आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था, तीनों चीज हमारा हो गया।
रेजिस्टेंस वो, अब इसका हमने ऐसे जो इम्पिडेंस निकाला था, इम्पिडेंस अगेन वही होता है जो अपोज करता है करंट के फ्लो को, और इसमें हमारा क्या निकल के आया था, जे ओमेगा एल, जहाँ पे ओमेगा जो है आपका क्या है 2 पाई एफ, जिसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे देख लिया हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, आपको पता नहीं दिख रहा होगा नहीं, इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हम लोगों ने, ठीक है। पैसिव कंपोनेंट्स क्या होता है, जो कि खुद से क्या करे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई या फिर प्रोसेस ना कर सके, उसको बोलते हैं हम लोग पैसिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होता है कि खुद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस या फिर एम्पलीफाई कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके और भी डेफिनेशन है, हम लोग जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करते जाएंगे। अभी के लिए आपके लिए डेफिनेशन जो है सफिशिएंट है, ठीक है। हमने देखा कि हमने जो पैसिव कंपोनेंट्स को डिवाइड किसमें किया था, रजिस्टर में किया था, कैपेसिटर में किया था और इंडक्टर्स में किया था, ठीक है। अब देखो इंडक्टर का सिंबल देख लो, सिंबल रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे ही बनता है, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे ही बनता है, ठीक है। दोनों आपके रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये कैपेसिटेंस का सिंबल है। कभी कभी कैपेसिटेंस का सिंबल आपको ऐसे भी दिख जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। और इंडक्टर जब बनाते हैं ना, तो नॉर्मली हम इंडक्टर ऐसे बनाते हैं, लेकिन अगर एक इंडक्टर का मतलब ये है ना कि इसमें कोई जो कोर है ना, जैसे एक एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोर, इसको आगे हम देखेंगे। तो इसमें अगर कुछ अगर नहीं है तो इसको बोलते हैं हम लोग एयर कोर। इसमें जो ना मतलब कोई कोर नहीं है, विदाउट कोर, मतलब इसमें वेट एयर कोर इंडक्टर है, ठीक है। और अगर हमको आयरन कोर बनाना होगा ना, तो इसमें हम लोग ऐसे इंडिकेट कर देंगे, ऐसे ऊपर ना ऐसे एक लाइन ये ड्रॉ कर देंगे, देखो यहाँ पे, तो ये आयरन कोर इंडिकेट करता है और ये है एयर कोर, इसमें कुछ वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं हम लोग, अब रेजिस्टर्स, अब ये तो हम लोग ने ब्रीफली पढ़ लिया, इसको एक एक डिटेल में कि रजिस्टर कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो रजिस्टर के टाइप के लिए ना, जो कि जैसे हमने रजिस्टर का डेफिनेशन जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट थ्रू एनी मटेरियल एनकाउंटर्स एन अपोजिंग फोर्स सिमिलर इन मेनी रेस्पेक्ट टू मैकेनिकल फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे मैकेनिकली जैसे क्या होगा कि कोई चीज है, सपोज करो कोई सरफेस है, इस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे कोई सपोज करो मास है, इस सरफेस पे आप मूव करते हो तो क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है ना, ठीक है। फ्रिक्शन क्या करता है, जब आप मूवमेंट करते हो उसको अपोज करता है, ठीक है। मतलब कोई सरफेस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव कराओगे, सपोज करो यहाँ फोर्स लगा रहे हो, तो इसके इधर डायरेक्शन में ना फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। ये आपने फोर्स लगाया इस साइड में, तो इधर फ्रिक्शन लगेगा, वो क्या करेगा, अपोज करेगा, इसके मूवमेंट को अपोज करेगा। वैसे ही क्या करता है जो रेजिस्टर होता है, वो क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, ठीक है। द अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन ओम्स, हमने देखा था किस में मेजर करते हैं, ओम, जो रेजिस्टर होता है किस में मेजर होता है, ओम्स में होता है, ठीक है ना, ओम का सिंबल है, ठीक है। फॉर विच द सिंबल ओम, या फिर इसको बोलते हैं ओमेगा, इसका जो नाम होता है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा, ओके। अब देखो जो भी हम लोग रजिस्टर होगा ना, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी आपका ये रजिस्टर है, इसको हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से टाइप्स में, एक तो फिक्स्ड होगा, दूसरा होगा वेरिएबल, ठीक है। जो आपका रजिस्टर होगा ना, एक तो होगा हमारा फिक्स्ड रजिस्टर्स, फिक्स्ड, और दूसरा होगा हमारा वेरिएबल। फिक्स्ड और वेरिएबल का मतलब क्या है कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी फिक्स रहती है, जैसे रेजिस्टेंस कोई भी रेजिस्टर होगा क्या ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। और उस रेजिस्टेंस की जो आर ऑफर करेगा, आर अगर आपका फिक्स है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स रेजिस्टर, ठीक है। अब आर जो है वो चेंज हो रहा है, चेंजेज, या फिर ये वेरिएबल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो फिक्स्ड रजिस्टर है उसको देखो, तो द मोस्ट कॉमन of low voltage fixed type resistors is the molded carbon composition resistor, right। तो एक कार्बन कंपोजिट जो सबसे मतलब कॉमनली यूज रजिस्टर होता है, उसका नाम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कार्बन
कंपोजिशन रजिस्टर, ठीक है। मोल्डेड एक्चुअली पूरा नाम होता है मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। द बेसिक कंस्ट्रक्शन इज शोन इन द फिगर। द रेजिस्टिव मटेरियल इज द कार्बन क्ले कंपोजिशन, ठीक है। अब देखो एक चीज कि जो भी रजिस्टर होगा, मैंने क्या बोला, रजिस्टर क्या ऑफर करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो ये रजिस्टर किससे मिलके बना होता है, ठीक है। रजिस्टर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रजिस्टर होता है वो आपका वो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता है, ठीक है। अब वो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है वो किस चीज से मिलके बना होता है, वो बना होता है कार्बन क्ले कंपोजिशन से। मतलब जो कार्बन होता है ना, कार्बन आपका जो मटेरियल होता है उससे मिलके बना होता है, कार्बन से ही बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है। अब इसमें देखो ये आपका फिगर देख रहे हो, इसमें क्या है कि ये जो है ना, ये दो पिंस हैं, ये आपके ऐसे एक दो तरफ ऐसे पिन निकले रहते हैं, ये पिन है आपका और ये भी आपका, इसको लीड या फिर पिन बोल सकते हो, ठीक है। दो पिन निकला रहेगा और बीच में आपका ये जो है आपका एक्चुअल में रजिस्टर है। लेकिन उसके अंदर भी ना, उसके अंदर एक्चुअल चीज होता है जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन कंपोजिशन, ठीक है। एक कार्बन कंपोजिशन किससे मिलकर बना होता है, कार्बन क्ले से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब एक कार्बन क्ले से मिलकर बना होता है, इसके अंदर होता है, इस पूरी पैकेजिंग के अंदर होता है, ठीक है। देखो पैकेजिंग के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल है, फिर ये करके तो जो मेन रजिस्टर है ना वो ये वाला पार्ट है, देखो अंदर। इसको मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये जो मेन रजिस्टर है आपका ए वाला पार्ट है, ठीक है। इसी में इसमें क्या कौन सा मटेरियल यूज हो रहा होगा, इसमें कार्बन यूज हो रहा होगा, ठीक है। और वहां से हमको कार्बन का रो पता होता है, रेजिस्टिविटी उसकी पता रहती है, ठीक है। और कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से हम एल और ए उसका सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको जितने वैल्यू का आर चाहिए होगा हम यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है आपका। कंस्ट्रक्शन में क्या है, आपके दो ऐसे लीड्स हैं, ऐसे दो लीड्स हैं, ये बीच में आपका ऐसे बीच में आपका इंसुलेटिंग मटेरियल का कोटिंग होता है, उसके ऊपर ऐसे कलर कोडिंग होता है। अभी हम लोग देखेंगे कलर कोडिंग कैसे होता है, उसको कलर कर देते हैं हम लोग। और इसके अंदर में एक्चुअल मटेरियल होता है जो किससे मिलकर बना होता है, कार्बन क्ले से, कार्बन क्ले से, ठीक है। कार्बन क्ले से मिलकर बना होगा। इसका जो एक्चुअल मटेरियल है ना, ये यही डिसाइड करेगा कि कितना रेजिस्टेंस होगा इस पर्टिकुलर रेजिस्टर का। और वो कैसे डिसाइड होगा, इसका जो लेंथ कितना है और उसका एरिया कितना है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है, ठीक है। अभी मोल्डेड हो गया, ऐसे ही एक कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का ना टाइप होता है मेटलाइज टाइप, ठीक है। मेटलाइज टाइप, ठीक है। तो ये आपका ये मेटलाइज टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसमें भी आप वही देखो, दो लीड्स हैं आपके। ये आपके लीड जो होता है, लीड का मतलब क्या है, एक एक मेटल होता है, ठीक है ना। ये मेटल आपने मे भी देखा भी होगा, रजिस्टर्स जो आपको आपने मे भी देखा होगा इसको। आपका ऐसे रजिस्टर है, सपोज करो ये रजिस्टर है, तो इसमें ना दो मेटल के लीड्स होते हैं, ठीक है। इसी को हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में, इन्हीं लीड्स को हम क्या करते हैं सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो मेटल्स के होते हैं। और इनके ऊपर ऐसे कलर कोडिंग होता है, अभी हम लोग कलर कोडिंग देखेंगे कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन कंपोजिशन का दूसरा जो टाइप है वो होता है आपका मेटेलिक कार्बन या फिर मेटलाइज्ड कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, ठीक है। तो लिखा है इट्स बेसिक स्ट्रक्चर सोन, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। इट इज मेड बाय डिपॉजिटिंग अ होमोजेनियस फिल्म ऑफ प्योर कार्बन, ठीक है, over a glass, ceramic or other insulating core. The carbon film can be deposited by pyrolysis of some hydrocarbons on the ceramic core. एक्चुअल में क्या है देखो कि एक कैसे बनाया जाता है इसको फैप, मतलब एक्चुअल में रेजिस्टेंस जो कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस है वो कैसे बनाया जाता है, ये प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, बस आपको आइडिया बस इतना होना चाहिए कि जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है उसका जो मेन मटेरियल होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। अब उसको बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, उसके बेसिस पे हम लोग एक तो डिवाइड कर देते हैं उसको। जो पहला हम लोगों ने देखा ये मोल्डेड टाइप वाला, ठीक है, ये आपका मोल्डेड कार्बन है। और दूसरा आपका है
ये जो है आपका मेटलाइज टाइप कार्बन है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस ऑफरिंग मटेरियल होगा, दोनों में क्या होगा आपका, दोनों में सेम कार्बन ही होगा, बस बनाने की टेक्निक्स अलग अलग है, इसीलिए हम इनको दो अलग अलग नाम से डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक। रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ऐसे दिखता है, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत ही पॉपुलर रेजिस्टेंस का टाइप है, उसको बोलते हैं हम लोग वायर बाउंड रेजिस्टर, वायर बाउंड रेजिस्टर, ठीक है। जहां पे भी, अच्छा एक और चीज ध्यान दो कि जो हमारा ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे आपने रेजिस्टेंस लगाया किसी सर्किट में, सपोज करो रेजिस्टेंस है, आपने इस सर्किट में ऐसे लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सपोज करो आपने वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, और ये आपका रेजिस्टेंस है ऐसे करके, ठीक है, रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें कोई करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है, ऐसा नहीं है कि किसी भी रेजिस्टेंस में आप कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ दो, ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते। पता चला कि सपोज करा कि 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लिया आपने, उसमें सपोज करो कि आपने 100 ओम का एक रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। अब इसमें आपने बैटरी लगा दिया कितने का, सपोज करो कि आपने बैटरी लगा दिया 100 वोल्ट का, ठीक है। तो आप बताओ कि आई कितना होगा, आई कुछ क्या होता है, वी बाई आर, तो वी कितना हो गया 100 अपॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आ गया है, ठीक है। यस सर। अब देखो, अब मैं पूछूं कि पावर कितना कंज्यूम करेगा ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पावर कितना होता है, आई स्क्वायर आर होता है पावर, ठीक है ना। पावर कितना कंज्यूम करेगा, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और आर का मतलब 100, मतलब कितना 100 वॉट, समझ रहे हो। 100 वॉट का तो एक बल्ब होता है, देखा होगा, जो वो भी पुराने जो वैसे वाला बल्ब होता है, तो वो 100 वॉट का होता है। मतलब क्या है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस 100 वॉट कहाँ से हैंडल कर पाएगा, तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, मेल्ट होकर पिघल जाएगा, जल जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी कोई भी रेजिस्टेंस होगा ना, तो उसकी पावर रेटिंग होती है, हमेशा ध्यान रखो। कोई भी रेजिस्टेंस होगा ना आपका, तो उसकी हमेशा एक क्या होगी, पावर रेटिंग होगी। वो क्या डिसाइड करेगी कि वो रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर कितना झेल सकता है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर कितना झेल सकता है, ऐसा नहीं कि आप रेजिस्टेंस है तो उसमें कितना ही वोल्ट का बैटरी लगा दो उससे, और ये करो कि सोचो कि वो काम करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यही केस लिया आपने, अब इसमें पावर कितना हो रहा है, वो पावर कितना कंज्यूम करेगा, 100 वॉट का पावर, 100 वॉट में तो नॉर्मल, यार 100 वॉट में सोचो, मतलब इनफैक्ट अगर पानी, मेरे को पानी गर्म हो जाएगा, इतना ज्यादा पावर है, ठीक है। बल्ब आप देखे होंगे, जो वो वाले बल्ब होते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना हॉट होगा ये, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखने के लिए ना, रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग पहले से दी रहती है। तो रेजिस्टेंस ना नॉर्मली ऐसे पावर्स में आता है, 1/4 वॉट का आता है, 1/2 वॉट का आता है, 1 वॉट का आता है, 2 वॉट का आता है, 4 वॉट का आता है, ऐसे करके आते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर कोई रेजिस्टेंस जो है वो 1/2 वॉट पावर रेटिंग के साथ आ रहा है, तो आप कितना मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकते हो, वो फिर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई रेजिस्टेंस है 10 ओम का है, ठीक है, और उस पर पावर रेटिंग लिखा हुआ है 1/2 वॉट, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और मैक्सिमम कितना ये कर सकता है, 1/2 वॉट। तो आपको पता है कि आई स्क्वायर आर ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 0.5 आई स्क्वायर इंटू 10, तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 0.05। अब यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लो, मतलब आप मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करा सकते हो, समझ रहे हो, आप मैक्सिमम इतना ही करंट फ्लो करा सकते हो इस सर्किट में, उससे ज्यादा नहीं कराओगे, ठीक है। अब यानी उसके हिसाब से ही आप वोल्टेज सोर्स लगाओगे, ठीक है। तो ये जो पावर रेटिंग है वो क्या डिसाइड करती है, कि मैक्सिमम कितना पावर वो आपका रेजिस्टेंस झेल सकता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी सोर्स आप उससे लगा दो, ओके। तो आपको ध्यान में रखना है। अब जो ना ये वायर बाउंड रेजिस्टर है ना, बहुत ही हाई पावर के लिए बनाया जाता है, हाई पावर रेटिंग्स, ठीक है, हाई पावर रेटिंग्स। आप इसको देखोगे ना, तो हॉलो ट्यूब होता है, देखो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर, ये देखो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो ये क्या है, बेसिकली हॉलो ट्यूब है, ठीक है। और ये दो टर्मिनल्स हैं, इसके अंदर ऐसे वायर लपेटा रहता है, वायर, ठीक है। और उसके बाद फिर कोटिंग कर दी जाती है, लिखा हुआ है विट्रस एनामल की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि एक कुछ ऐसे पाइप होगा, इसके ऊपर वो आपके वायर लपेटे रहेंगे, इस पाइप के ऊपर ऐसे,
वायर वाउंड इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको ये मत सोचना वायर लपेटा है तो इंडक्टर बन जाएगा, नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। मतलब इसमें इंडक्टेंस इफेक्ट आता है, लेकिन एक्चुअल में रेजिस्टेंस है। आपको मैंने बताया था कि कोई भी वायर का रेजिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है ना। तो ए बेसिकली आपका जो हॉलो ट्यूब होगा वो ऑफर करेगा, क्या ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो इसको ना मैक्सिमम आप पावर रेटिंग्स के लिए यूज करते हो, ठीक है। जैसे देखो इसमें लिखा है लास्ट में कि जो भी आपका इसका पावर रेटिंग होगा वो कहां तक हो सकता है, देखो यहाँ पे 200 वॉट तक, 200 वॉट तक। यानी अगर हमारा ए वाला केस था, ऐसा एक केस था जिसमें हमने यहाँ पे 100 वोल्ट की सप्लाई लगा दी थी, 100 वोल्ट की सप्लाई, तो और इसमें करंट फ्लो हो रहा था हमारा 1 एम्पियर। यानी यहाँ पे जो आप रेजिस्टेंस सेलेक्ट करोगे, कौन सा सेलेक्ट करोगे, वायर माउंट सेलेक्ट करोगे, तभी ये पॉसिबल। अगर आपने कार्बन कंपोजिशन सेलेक्ट किया तो वो तो जल जाएगा, ठीक है ना, वो पूरा डैमेज हो जाएगा रेजिस्टेंस। लेकिन आप वायर माउंट, क्योंकि वायर माउंट एक काफी इसमें हीट भी आपका रिलीज होता रहता है, ठीक है ना, हीट डिसिपेट करता है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है, खोखला होता है अंदर से, तो वो क्या करता है, हीट भी इजीली डिसिपेट कर देता है एटमॉस्फेयर में, तो वो जलता नहीं है। इसीलिए हाई पावर रेटिंग के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, वायर माउंट टाइप ऑफ रजिस्टर यूज करेंगे, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नॉर्मली इसका रेंज होता है 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक होता है। और जो पावर रेटिंग है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, अगर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर टाइप इज ऑफ हाईएस्ट पावर रेटिंग, तो आंसर क्या होगा इसका, वायर वाउंड रजिस्टर, ओके। वायर वाउंड ही होगा इसका हाईएस्ट पावर रेटिंग होता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, जो सपोज जो मैंने बताया था कि जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से आपको एक्चुअल में जो हम लोग कार्बन कंपोजिशन देखे थे वो ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसे दिखेगा आपको। अब मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर आपका ऐसे मटेरियल होता है कार्बन वाला, और ऊपर आपका एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, फिर उसके ऊपर हम लोग कलर कलर कर देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। तो कलर क्यों करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको मैन्युफैक्चरर ना, एक तरीका ये है कि हम इस पे रेजिस्टेंस लिखते हैं। सपोज करो कि मैं मेरी कंपनी है जो रेजिस्टेंसेस बनाती है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि मैं जो भी रेजिस्टेंस बनाऊं उस पे उसकी वैल्यू लिख दूं। फॉर एग्जांपल मैं सपोज करो 100 ओम का रेजिस्टेंस बनाऊं, तो मैं क्या लिख दूं, 100 ओम लिख दूं, उस पे ऐसे लिख दूं 100 ओम, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा ना कि एक जगह में 100 ओम लिख दूंगा ना, तो चांसेस ये हैं कि वो मिट जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेंट से लिखूंगा मैं कहीं, ठीक है ना, पेंट करके, एक तो छोटा होगा, वो दिखेगा भी नहीं अच्छे से 100 ओम। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, कलर कोडिंग यूज होता है रेजिस्टेंस में, ठीक है। क्या यूज होता है इसके लिए, कलर कोडिंग यूज होता है। तो कलर कोडिंग कैसे करते हैं हम, इसमें ना हम बैंड्स, कलर के बैंड्स बना देते हैं ऐसे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ऐसे बैंड्स बना देते हैं। एक कलर ये हो गया, फिर सपोज करा एक कलर का ऐसे बैंड हो जाएगा, दूसरा कलर एक ऐसे आपका ऐसे एक दूसरा कलर का बैंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक थर्ड कलर का कोई हो जाएगा ऐसे, चारों तरफ से ऐसे राउंड करके। और सपोज करो ये एक चौथा कलर हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट कलर बैंड्स बना देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा ना कि सपोज करो जब आप मिटेगा भी ना, तो पूरा पूरा नहीं मिट पाएगा, क्योंकि चारों तरफ से है, मतलब पूरा एक, मतलब एक सिलेंडर है, सिलेंडर के चारों तरफ आपने एक कलर का बैंड बना दिया है। तो क्या होगा कि अगर कहीं से मान लो अगर स्क्रैचेज आते हैं, मिट भी जाता है, तो पूरा नहीं बैंड मिटेगा, कहीं ना कहीं तो दिखेगा हल्का सा ना। इसीलिए कलर कोडिंग यूज करी जाती है, सो दैट कि आपका इनफैक्ट अगर मान लो कि मिस हैंडलिंग में या फिर अगर ज्यादा दिन का हो जाता है, उसके बाद भी ना उसके कलर कोडिंग से आप उसकी वैल्यू पता कर सको, ठीक है। तो इसकी कलर कोडिंग का एक फिक्स ए है, ठीक है। अब ध्यान दो कि जो ये 3 नंबर्स होते हैं ना, इनसे हम डिटरमिन करते हैं वैल्यूज को, ठीक है, इन 3 नंबर से। और जो चौथा बैंड होता है, मतलब 3 बैंड से ना वैल्यू डिटरमिन होता है, चौथा बैंड होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस के लिए। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है अभी हम बताएंगे, कि ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि कितना एक्यूरेट है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है, और उसका जो टॉलरेंस है वो ±5% है। इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम इसका रेजिस्टेंस कहां तक जा सकता है, 100 + 5%, मतलब 100 का 5% कितना हो जाएगा, 105 ओम। और मिनिमम कितना जाएगा, 100 - 5%, मतलब 95 ओम।
ठीक है, समझ रहे हो? यानी एक्चुअल में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है ना वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। आपको पता होगा जब हम लोग ओम्स लॉ डिफाइन कर रहे थे तो हमने बोला था कि टेम्परेचर वगैरह सारा चीज कांस्टेंट होगा तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। क्यों क्यों ऐसा बोल रहे थे? क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर वगैरह पे। ठीक है, यानी आउटर एटमॉस्फेयर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड होती है। तो इसीलिए ना कोई भी रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चरर ना उसके साथ ना एक टॉलरेंस वैल्यू देता है, जो ये शो करता है कि वो रेजिस्टेंस, मान लो कि एक्सटर्नल या फिर फिजिकल या फिर एनवायरमेंटल पैरामीटर्स चेंज होने पे कितना चेंज हो सकता है। तो अगर 100 ओम का रेजिस्टर है तो कहाँ मैक्सिमम उसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 105 ओम। और मिनिमम वैल्यू कितना तक जा सकते हैं, 95 ओम। मतलब 105 से लेकर 95 ओम के बीच में उसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये जो 5% लिखा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। तो ये जो होता है ना सबसे लास्ट वाला बैंड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग टॉलरेंस का। ठीक है, अब ये जो बैंड है ना वो बस दो ही कलर का हो सकता है। जो लास्ट वाला बैंड है वो हमेशा नहीं तो गोल्डन कलर का होगा, गोल्डन कलर का होगा, या फिर सिल्वर कलर का होगा। ठीक है, तो चारों आपके बैंड होंगे, उसमें जो लास्ट वाला जो बैंड होगा वो या तो गोल्डन कलर का होगा या फिर सिल्वर कलर का होगा, या फिर होगा ही नहीं। होगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि तीन ही बैंड होंगे फिर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर चौथा बैंड नहीं होता इसका मतलब क्या है कि उसका जो टॉलरेंस है वो कितना है, 20% है। मतलब उसमें जो चेंजेस कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं। सपोज कर 100 ओम का रेजिस्टेंस है और मैं बोलूँ इसमें प्लस माइनस 20% टॉलरेंस है, तो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकता है रेजिस्टेंस, बताएगा कोई? 120 ओम टू 80 ओम। 80 ओम में समझ में आ रहा है ना कहाँ से? देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 100 का 20% निकालना, जो भी रेजिस्टेंस होगा ना उसका। जैसे मान लो कि अगर सपोज करो कि 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस होता और लिखा रहता है प्लस माइनस 20%, तब क्या होता, 1 किलो ओम का मतलब क्या है, 1000 ओम। अब 1000 ओम का 20% निकालना होगा हमको, तो 1000 ओम का 20% निकालो कितना हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि 200 प्लस और 200 माइनस करो, तो 1000 में 200 प्लस कर दोगे और 1000 में 200 माइनस कर दोगे, तो ये कहाँ तक होगा, ये 800 ओम से लेके कहाँ तक वेरी करेगा, 1200 ओम तक। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? तो जो टॉलरेंस होता है ना वो दिखाता है कि आपका रेजिस्टेंस कितना एक्यूरेट है। जितना ज्यादा टॉलरेंस होगा उसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू उतना ही ज्यादा डिफर करेगी, मतलब वो उतना ही बेकार है। ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, एटसेट्रा, राइट? सो